एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर भी कहा जाता है। तो जो अगर अंतर्द्रव्यीय जालिका की बात करें तो ये क्या है, ये एक कोशिकांग है, ये एक ऑर्गेनल है जो कि केंद्रक के जस्ट इसके बाद यहाँ पे पाया जाता है। जो केंद्रक की झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको ही कंटिन्यू करती हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एंडोप्लाज्मिक, जिसका मीनिंग होता है कोशिका द्रव्य के भीतर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। जालिका यानी कि जाल, तो ये एक कोशिका द्रव्य के अंदर जाल बना हुआ होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये सबसे बड़ा अंग होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गेनल आते हैं जो कि कंटिन्यूटी में अपना काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके बाद गोजी बॉडी होगी, लाइसोसोम्स होंगे। तो ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद यहाँ पे सिस्टर्नी, नलिका और पुट्टिकाएं, ये जुड़ी हुई अच्छी तरह से एक विकसित इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क का निर्माण करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ घटक पाए जाते हैं। ये तीन घटक होते हैं। सिस्टर्नी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी यानी कि ये कुंड होते हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर है। इसके बीच में ये जो जगह है, इसको कुंड स्थान यानी सिस्टर्नल स्पेस बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जो स्तनधारी मैमलिन आरबीसीज होती हैं और जो स्पर्मेटोजोआ होता है, उनको छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है, उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आती है इसकी संरचना। संरचना की अगर हम बात करें तो लेमिना और अंतर्द्रव्यीय जालिका के केंद्रक आवरण मिलकर कोशिका की सतह तक फैले हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद यहाँ पे गोजी बॉडीज पाई जाती है, और ये बाहर इनके क्या हो गई, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी जो न्यूक्लियस है वो इससे अटैच होता है। न्यूक्लियस की यानी केंद्रक की जो मेम्ब्रेन होगी, झिल्ली होगी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे अटैच होगी। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन बनेंगे वो नेक्स्ट गोजी बॉडी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे गोजी बॉडी के अंदर इनकी मॉडिफिकेशन होती है, शॉर्टिंग होती है। इसके बाद ही फाइनली कहाँ चले जाएंगे, मेम्ब्रेन से फ्यूज होके आउटसाइड चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये केंद्रक आवरण से मिलकर, ठीक है, इसके बाहर की केंद्रक की बाहर की मेम्ब्रेन से मिलकर ये क्या होते हैं, कोशिका की सतह तक ये फैले हुए होते हैं। संरचना के आधार पर तीन प्रकार की अंतर्द्रव्यीय जालिका पाई जाती है। इन तीन प्रकार में सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है जो कि होता है रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा यहाँ पे आता है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक यहाँ पे आता है पेशी द्रव्यीय जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन बाई वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो ये जो एंडोप्लाज्मिक का टाइप होगा ये रफ होगा, सरफेस जो है इसका रुक्ष होगा। अब यहाँ पे क्या रुक्ष क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों को बोला जाता है राइबोसोम्स, ठीक है। आरएनए के छोटे कण जिन्हें राइबोसोम के रूप में जाना जाता है, ये अंतर्द्रव्यीय जालिका की झिल्ली के साथ घनिष्ठ संबंध में पाए जाते हैं, जो झिल्ली झिल्ली को खुरदरा यानी कि रफ रूप देते हैं यहाँ पे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है इसको ल्यूमन बोला जाता है, यानी कि जो अंतर्द्रव्य की ल्यूमन बोला जाएगा, और ये अंतर्द्रव्य जालिका यहाँ पे होगी, इनकी जो ट्यूब्यूल्स है ये पाई जाएंगी। दूसरा यहाँ पे आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एसईआर, इसको आरईआर बोला जाता है और इसको एसईआर बोला जाता है। तो जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, इसकी झिल्ली पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कार्बोहाइड्रेट व लिपिड उपापचय में ये सहायता करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। साथ में जो एड्रीनल और वृषण यानी टेस्टिस होते हैं, इनमें स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करने में भी ये सहायता करते हैं। इसके अलावा अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड टाइप आता है पेशी द्रव्य जालिका यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो पेशी द्रव्य यानी कि जो पेशियां होती है, यानी मांसपेशियां होती, मसल्स होती है, उनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है।
यहाँ पे साइटोप्लाज्म को सार्कोलेमा बोला जाता है, और ये जो नेटवर्क यहाँ पे पाया जा रहा है ये होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अधिकतर रेखिक यानी कि जो स्ट्रेटेड मसल्स है और रेखिक यानी कि स्मूथ मसल्स है, इनमें कोई विशेष प्रकार की चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका यानी कि एससीआर की बनी हुई होती है, जिनको पेशी द्रव्य जालिका कहते हैं। लेकिन ये एससीआर और जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके संरचनात्मक संगठन जो है वो भिन्न होते हैं। इसलिए ये इनकी जो संरचना है या फिर इनकी जो संगठन है, ठीक है, इनकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर ये अलग अलग पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के अंतःप्रद्रव्य अपनी अपनी झिल्लियों से जुड़ी रहती है और केवल गुहा यानी कि ल्यूमन की सीमा तक ही ये सीमित रहती है। तो ये थर्ड टाइप का पेशी द्रव्य जालिका होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। ये जालिका कोशिका द्रव्य के संरचनात्मक ढांचे के रूप में कार्य करती है। ठीक है, जाल की तरह फैली हुई होती है, तो जो स्ट्रक्चरल इसका फ्रेमवर्क है, संरचनात्मक ढांचा है, उसके रूप में ये कार्य करती है। जो सक्रिय परिवहन होता है यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्रासरण यानी ओस्मोसिस, विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा साइटोसोल के साथ पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। जैसे कि हमने बात की थी, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाद गोजी बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होती है, मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से जो भी सब्सटेंसेस प्रोटीन्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो इसके आदान प्रदान में भी, साइटोसोल के साथ इसका आदान प्रदान में भी हेल्प करते हैं। ये मेम्ब्रेन होगी, शॉर्टिंग होगी, प्रोटीन यहाँ पे बाहर की तरफ चले जाएंगे, और जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जा रहा है उसके साथ ये क्या करते हैं, उसके साथ भी ये जो पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस है, उनका आदान प्रदान करते हैं। तो कैसे होता है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के थ्रू ये होता है। सतह पर उपस्थित राइबोसोम्स, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो जो संश्लेषित प्रोटीन है उसका निर्माण होता है, और ये रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा एकत्र एवं संग्रहित की जाती है। अब यहाँ पे क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर पाए जा रहे हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और ये प्रोटीन क्या होगा, यहाँ पे स्टोर भी होगा, और साथ में यहाँ पे इकट्ठा भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा भी बन के, और यहाँ पे स्टोर भी ये किया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बनने के बाद ये जो प्रोटीन है वो नेक्स्ट भेजा जाएगा यहाँ पे गोजी बॉडी के अंदर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, जो फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के संश्लेषण में भी सहायता करते हैं। यकृत में पाई जाने वाली चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। तो ये सभी यहाँ पे क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फोस्फोलिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, इसके साथ ही ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन्स का भी निर्माण करते हैं। तो ये सभी फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोशिकांग यानी कि नेक्स्ट ऑर्गेनल गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।